हेलो फ्रेंड्स, प्रथाएं और परंपराएं किसी भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। फिर वो समाज यूरोपियन सोसाइटी ही क्यों ना हो या फिर भारतीय समाज। आज मैं भारतीय समाज की बात इसलिए कर रहा हूं, चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक डिसीजन ने इसे लाइमलाइट में ला लिया, चर्चा में ला दिया, जहां पर एक सपिंड विवाह को उन्होंने खारिज किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले की। इससे पहले कि मैं इस केस के पहलुओं पर जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं प्रथाओं और परंपराओं का, ये आज से नहीं है। ये किसी भी समाज में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है किसी भी समाज का, लेकिन किसी भी समाज में इनकी इंपॉर्टेंस इस बात से शो होती है कि जब इंडिया में ही आजादी के पश्चात हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, तो उस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में सपिंड विवाह को वर्जित किया गया। इसका मतलब कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर इंडियन स्क्रिप्चर्स जिनका बेस है उसे हम लीगल मानते हैं और उनके अगेंस्ट जाने को हम वाइड करते हैं, शून्य मानना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मैं चर्चा करूं नायर ट्राइब की, तो सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसका अपवाद है सपिंड विवाह है क्या, सपिंड मैरिज है क्या। तो एक आम आदमी की समझ जो होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए, और वो समझ ये है कि किसी भी तरीके से शादी के बंधन में बंधने वाले दो जो लोग हैं, मेल और फीमेल जो भी हैं, उनके पूर्वज एक नहीं होने चाहिए। अब कितनी पीढ़ियों तक नहीं होने चाहिए, कितने एंसेस्टर्स तक, तो पिता की तरफ से, फादर की तरफ से 5 पीढ़ियों तक और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों तक ये विवाह जो अगर होता है तो उसे वर्जित माना जाता है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। अगर आप इतिहास को खंगालें और धर्म शास्त्रों की चर्चा करें, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की चर्चा करें, तो ऋग्वेद में ही गोत्र का कॉन्सेप्ट आ गया था। गोत्र या सपिंड में विवाह वर्जित किया गया है। जैसे आप सपिंड विवाह को वर्जित बताते हैं, गोत्र बहिर्विवाह होने चाहिए, मतलब समगोत्री विवाह नहीं होने चाहिए। इसको लेकर के अवधारणा आई क्यों? क्या इसका आधार रिलीजियस है, धार्मिक है, या इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है? तो यहां मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इसके पीछे एक विज्ञान काम कर रहा है। और वो विज्ञान है क्या? वो विज्ञान ये है कि अगर समगोत्री विवाह होते हैं, सपिंड विवाह होते हैं, तो ऐसे में जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनके उस समूह में फैलने का खतरा बना रहता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, जिन लोगों का समाजशास्त्र विषय होगा, जिनकी अपनी रिसर्च है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन है, या यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, वो पेपर सेकंड के अंदर आप देखिए फैमिली मैरिज और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वहां पर क्रॉस कजिन और पैरेलल कजिन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यहां मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रॉस कजिन का मतलब ये है कि पिता और माता के पक्ष में जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच का विवाह। सरल भाषा में आप समझें कि पिता के पक्ष और माता की, जो पिता की बहन और माता का भाई, तो उनके जो बच्चों के बीच विवाह उनको क्रॉस कजिन मैरिज बोला जाता है। जबकि पैरेलल कजिन मैरिज में सेम सिबलिंग्स हो सकते हैं, जैसे माता की बहन और पिता का भाई, इनके बच्चों के बीच विवाह। और इस्लाम में पैरेलल कजिन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत पॉपुलर है। मैं आ रहा था उस विज्ञान पर जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? तो बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है। DW एक जर्मन मीडिया हाउस है, जिसकी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पैरेलल मैरिजेस की वजह से बड़ी संख्या में मेंटल डिसऑर्डर लोगों को हो रहा है। यहां पर मंदबुद्धि, सुनने, हियरिंग प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, बहरेपन की समस्या, इस तरीके की बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना की, वो इतने वैज्ञानिक और तार्किक थे कि उन्होंने इस विवाह को वर्जित किया। और उसी को आधार बना करके हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ सेक्शंस बनाए गए, कुछ धाराएं बनाई गई, जिनके आधार पर आज भी विवाह की पद्धतियां चली आ रही हैं। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब बात होती है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन पीरियड के बाद की, पोस्ट मॉडर्न एरा की, तो यहां पर स्कॉलर्स का जो समूह है वो इन कस्टमरी स्कॉलर्स के विचारों से मतैक्य नहीं है, मतलब मतभिन्नता रखता है। उनका यह मानना है कि जहां पर हमने दूसरी दुनिया से ग्लोबल विलेज होने के कारण सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, कल्चर बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हुआ, और वहां हमने बड़ी संख्या में LGBT जैसे कॉन्सेप्ट को, लेस्बियन, गे जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने अपना लिया। तो LGBT जैसे कॉन्सेप्ट को ले आए, कानूनों में हम बदलाव की बात कर रहे हैं। उस समाज में आप सोच कर देखिए, उस समाज में आज भी सपिंड विवाह के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तो ये कहां तक लॉजिकल है? हालांकि मैं आपको उदाहरण दे दूं, भारत ही नहीं, फ्रांस और बेल्जियम जैसे जो देश हैं, उनमें सपिंड विवाह जो है वो अलाउ है, लेकिन US ऐसे विवाहों को अलाउ नहीं करता। तो बात इंडियन सोसाइटी की ही नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटीज में भी इसको लेकर जो है डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजी के आधार पर डिफरेंसेस हैं। कुछ मान्यता दे रहे हैं, बेल्जियम, फ्रांस जैसे देश मान्यता दे रहे हैं, US मान्यता नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों में, कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं, तो एक बात समझनी चाहिए, वो
ये है कि आज के जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा धर्मशास्त्रों पर न चर्चा करते हैं, न उनके बारे में जानते हैं, न उसके तकनीकी आधारों के बारे में जानते हैं, इस युग में जहां पर एक दौड़ मची पड़ी है लोगों के कमाने खाने की, आगे बढ़ने की, उसमें समाज को के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये एक प्रश्न बनकर के रह जाता है। कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो विधि के आधार पर है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सामान्य मानवी के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, आज के युवा के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि भाई हम किस विचारधारा के साथ जाएं, हम कस्टमरी स्कॉलर्स के व्यू को माने या आज जो हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स हैं हम उनकी विचारधारा को माने, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपकी भी समाज में भूमिका है और आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। अब मुझे ये बता करके अपने कमेंट के माध्यम से कि आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।